चलो सभी को गुड इवनिंग। आ जाओ, कक्षा प्रारंभ हो चुकी है। सभी लोग आ जाओ। मैं आप लोगों को थोड़ा सा रिकॉल कराना चाहूँगा। एक्चुअली क्या है, हमारे क्लास का जो है उसमें मरम्मत चल रही है, उसमें एसी फिटिंग हो रहा है। साथ ही साथ हमारा जो है जो स्मार्ट बोर्ड वाला क्लास है वो सारी चीज़ लग जाएगा, स्मार्ट पैनल लग जाएगा, जिस वजह से इलेक्ट्रिसिटी वगैरह सारी चीज़ वाली कुछ ना कुछ काम यहाँ पे चल रहा है। तो रेगुलर दो दो क्लास ले पाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। तो अभी ये वाले हफ्ते में जितने भी दिन क्लास लगेगी एक एक क्लास ही आप लोगों को मिलेगी। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखो। अगले हफ्ते से फिर रोज़ दो क्लास होगी। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग जहन में बना लें। हमारा क्या था, पर्यावरण प्रदूषण चल रहा था। पर्यावरण प्रदूषण में आज छोटे छोटे हम 2 से 3 टॉपिक को क्या करेंगे, कवर कर लेंगे। क्लियर है सभी को? ठीक है, छोटे छोटे 2 से 3 टॉपिक को कवर कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मृदा प्रदूषण। ठीक है, मृदा प्रदूषण का हमने क्या देखा था, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देख लिया था। भाई मृदा प्रदूषण क्या है? मृदा का जो नॉर्मल क्या रहता है, टेक्सचर रहता है, या मृदा का जो बेसिक क्या रहता है, गुण रहता है, उसके गुण में परिवर्तन आना, मतलब उसके रासायनिक, भौतिक या अन्य गुणों में अवांछित परिवर्तन क्या कहलाएगा, मृदा प्रदूषण कहलाएगा। क्लियर है? अवांछित जो परिवर्तन है क्या कहलाएगा, मृदा प्रदूषण कहलाएगा। क्लियर है? तो चल, मृदा प्रदूषण है, हमने देखा भाई एसिड रेन होती है। एसिड रेन से मैंने क्या बताया था, ताजमहल हमारा जो है उसका रंग क्या हो रहा है, थोड़ा सा पीलापन आते जा रहा है। ठीक है, मतलब सफ़ेद संगमरमर में क्या हो रहा है, एसिड रेन की वजह से पीलापन आते जा रहा है। तो ये एसिड रेन जो है मिट्टी में जब पड़ता है तो मिट्टी की उर्वरता को भी क्या करता है, नष्ट कर देता है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो ये तो बेसिक हमने देख लिया। तो उसके कौन से एग्जैक्टली कारण है, मैं एक एक पॉइंट बताते जा रहा हूं, आप उसको नोट करते हुए चलना। क्लियर है? आप नोट कर लेना, आप किसी भी एग्जाम में लिख सकते हो। अगर वनडे एग्जाम में एमसीक्यू के फॉर्मेट में आया तो आपको कारण थोड़ा सा जहन में होना चाहिए। तो सबसे पहला हमारा है रसायनों का प्रयोग। रसायनों का प्रयोग में हम क्या देखते हैं, हम क्या करते हैं, हम खेत है, हम अपने खेत को और ज़्यादा उर्वरक बनाने के लिए, उसकी उर्वरता को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, जो मार्केट में नया प्रोडक्ट मिलता है किसानों को बेवकूफ़ बना के कि भाई तुरंत ग्रो करेगा, तो ये रासायनिक प्रोडक्ट जो रहता है वो सच में हमें लाभ तो देता है शुरुआत में, लेकिन एक टाइम के बाद या इसका अति प्रयोग क्या होता है, जो हमारी मिट्टी रहती है उसके लिए हानिकारक हो जाता है और उसकी प्रदूषित कर देता है। और ये प्रदूषण जब बारिश होती है तो मिट्टी के और नीचे नीचे तक चले जाता है, बारिश का पानी बहते हुए नदी में जाता है तो नदी को भी प्रदूषित कर देता है। तो अल्टीमेटली जो रसायन है जल को भी प्रदूषित करता है और मृदा को तो डायरेक्टली प्रदूषित कर ही रहा है। ठीक है, दूसरा क्या है, मृदा अपरदन। जिस हिसाब से शहरीकरण लगातार बढ़ते जा रहा है, इंडस्ट्रियलीकरण बढ़ते जा रहा है, मतलब औद्योगिकीकरण, क्या हो रहा है, यहाँ पे जो भी चीज़ है, पेड़ को काट रहे हैं, घर बना लिए, पेड़ को काट रहे हैं, बड़ा सा महल बना लिए, पेड़ को काट रहे हैं, इंडस्ट्री खड़ा कर लिया। तो ये क्या हो रहा है, धीरे धीरे जो पेड़ की जड़ रहती है ना, वो मिट्टियों को अपने आसपास के एरिया में बांध के रखती है। तो जब अति वर्षा आती है, बाढ़ आता है, तो क्योंकि पेड़ तो कट गए हैं तो मिट्टियाँ क्या होती हैं, भसकते हुए धीरे धीरे क्या चले जाती हैं, नदियों में, नालों में धीरे 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 चले जाती हैं, जिससे क्या होता है, मृदा का अपरदन होता है। लवणीय जल है ना, इसको मैं सही कर रहा हूं, लवणीय जल मतलब खारा पानी, लवण युक्त पानी, ये सब से भी क्या होता है, मृदा को नुकसान होता है। हमारे नगरीकरण के बढ़ते हुए उससे क्या हो रहा है, मृदा को पाट दिया जा रहा है, फर्श वाली कालीन बिछा जा रहे हैं, प्लेट नहीं, कहीं पे भी पेड़ लगाए नहीं जा रहे हैं, तो मिट्टी वाली भूमि बच ही नहीं रही है। उसके साथ क्या हो रहा है, औद्योगिकरण मैंने लिखा ही है। औद्योगिक अपशिष्ट जो है, बहुत से ऐसे पदार्थ रहते हैं जो कि हानिकारक रहते हैं, तो इन हानिकारक पदार्थों को क्या किया जाता है, ऐसे खुले में मिट्टी में डंप कर दिया जाता है या मिट्टी में फेंक दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये क्या करती हैं, मिट्टी को प्रदूषित करती हैं। अम्ल वर्षा मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। रेडियो एक्टिव तत्व भी जो रहते हैं वो क्या करते हैं, मृदा को प्रदूषित करते हैं। इस प्रकार मृदा प्रदूषण के ये लाइन से कारण होगा। उपाय सिंपल सा उपाय है कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम हमको क्या करना है, वृक्षारोपण करना है। जितना ज़्यादा वृक्षारोपण होगा क्या होगा, हमारे पर्यावरण प्रदूषण की संभावनाएं कम होंगी, मृदा का अपरदन को क्या किया जाएगा, रोका जाएगा।
मृदा के अपरदन को क्या किया जाएगा, रोका जाएगा। ठीक है, उसके साथ ही क्या है, अपशिष्ट प्रबंधन। अपशिष्ट प्रबंधन क्या है, अपशिष्ट का मतलब क्या होता है, वेस्टेज। तो हम जो वेस्टेज को एकदम खुले में छोड़ देते हैं, खुले में छोड़ देते हैं मतलब मिट्टी में या किसी भी चीज़ में डाल देते हैं, तो उसका मैनेजमेंट करेंगे। तो वो उसका दूसरा उपाय हो गया कि हमें मिट्टियों में ऐसे खुले नहीं छोड़ देना है। तीसरा क्या है हमारा, जैव उपचार तकनीक। जैसे मिट्टी है, मिट्टी में क्या होता है, मतलब मृदा की उर्वरता क्या हो गई है, कम हो गई है वो, तो हम क्या करते हैं, उसमें गोबर खाद, कुछ केंचुए, ये सारी चीज़ें डालते हैं, जिससे क्या होता है, मृदा की फर्टिलिटी यानी कि उर्वरता क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। यहाँ तक सबको क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं? ठीक है, अब मृदा प्रदूषण को यहीं पे हम क्या करते हैं, महत्वपूर्ण तथ्य लिख लेते हैं और खत्म करते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य में लिखो, देश में लगभग 5% बंजर भूमि है। ठीक है, देश में लगभग 5% बंजर भूमि है। अगला पॉइंट लिखो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट्स बना के लिखते जाना। देश में हमारा जो भारत है, यहाँ पे मृदा में जो यूज करते हैं, हम क्या यूज करते हैं, उर्वरक यूज करते हैं। तो उर्वरक के संतुलन का अनुपात क्या है, उर्वरक के संतुलन का अनुपात 4:2:1, मतलब 4:2:1 है। एक और पॉइंट लिखो, मृदा के संगठन में ह्यूमस की मात्रा लगभग 5 से 10% रहती है। एक और पॉइंट लिखो, जो नहर हम बना रहे हैं, नहर से धीरे धीरे सिंचाई, तो ये नहर वाली सिंचाई पद्धति के बाद कौन सी समस्या उभर गई है, तो एक पॉइंट लिख लो, ऊसर भूमि की समस्या नई जन्म ले ली है। उसके बाद लिखो, आपने ज्योग्राफी पढ़ा है, ज्योग्राफी में आपको गुलनाज मैम ने जब पढ़ाया होगा, आपको याद होगा, जब आप बीच वाला पोर्शन पढ़ रहे थे, बीच वाला पोर्शन पढ़ रहे थे यानी कि पठारों को पढ़ रहे थे। पठारों को हमने 8 भागों में बांट दिया था, उत्तर मध्य उच्च भूमि, दक्षिण मध्य उच्च भूमि, पूर्वी पठार, पश्चिमी घाट, असम मेघालय का मैदान। ये लाइन से हम जो चीजें पढ़ रहे थे ना, तो वहां पे आपने एक चीज पढ़ा होगा कि सबसे ज्यादा जलीय अपरदन या गलीय अपरदन कहां पे हुआ है, मालवा में हुआ है। और किस नदी के कारण, चंबल नदी के कारण। तो इसको क्या करो, आप नोट बना के लिख लो। ठीक है, हम ज्यादा इस पे टाइम नहीं लगाएंगे, इसको यहीं पे अभी क्या करते हैं, फिनिश करते हैं। तुरंत हम आ जाते हैं समुद्री जल प्रदूषण। जल प्रदूषण अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक था, क्लियर है। अब जल प्रदूषण, सर जल प्रदूषण मतलब जल प्रदूषण कोई सा भी जल हो, लेकिन क्या करते हैं, कई बार समुद्री जल प्रदूषण अलग से छोटा सा टॉपिक बना के दे देते हैं। तो समुद्री जल प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण क्या है, अब देखो, एक शिप निकली है, एक शिप निकली है एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए, क्लियर है, एक शिप निकली है एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए। अब क्या होगा, वहां पे वो लोग 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीने उस शिप में ही रहेंगे। तो उसका जो भी अपशिष्ट निकलता है, एक पर्टिकुलर वहां समुद्र में ही एरिया बना रहता है, डंपिंग जोन, तो उसको वहां पे डाला जाता है, उसको बाद में हटाया जाएगा, ये किया जाएगा, जो भी है वो किया जाएगा। लेकिन क्या होता है, वहां से पानी प्रदूषित होता है। दूसरा चीज, मैंने आपको समुद्री जल प्रदूषण का क्या बताया था, कि जो बड़े बड़े ऑयल के टैंक्स हैं, जिनको समुद्री मार्ग से क्या किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है, उससे हर साल 6% का क्या होता है, अधिप्लाव, मतलब क्या होता है, रिसाव होता है, जिस वजह से क्या होता है, समुद्री जल क्या है, प्रदूषित हो जाता है। एक महत्वपूर्ण कारण ये भी है कि जब वायु प्रदूषण ये सब के कारण क्या होता है, अम्ल वर्षा शुरू होती है, तो ये अम्ल वर्षा समुद्र में भी होती है। तो क्या होता है, अम्ल वर्षा समुद्र को भी क्या करती है, उसमें रहने वाले जीवों को प्रदूषित करती है, हानि पहुंचाती है, क्लियर है। तो इसका कारण में आप एक और देख लो, सीवेज, जो हमारे उद्योग का कचरा है, उसका कचरा कहीं ना कहीं नदी वदी में मिला दिया जाता है, और ये नदियां बहती हुई कहाँ जाती है, समुद्र में मिल जाती है। तो ये सीवेज और औद्योगिक अपशिष्ट जो है क्या करता है, समुद्री प्रदूषण को बढ़ाता है। दूसरा, तेल अधिप्लावन। तेल अधिप्लावन मैंने आपको बता दिया, प्रतिवर्ष 6% लगभग क्या होता है, अधिप्लावन होता है। और उसके अलावा ठोस अपशिष्ट, माने कि कचड़े वगैरह जो है समुद्र में ऐसे डाल दिए जाते हैं, ठीक है। इसका संरक्षण का था, संरक्षण के लिए कि एनपीसीए, ठीक है, नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ एक्वाटिक इकोसिस्टम, नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ एक्वाटिक इकोसिस्टम प्रारंभ किया गया था। ये एक्चुअली क्या है, केंद्र शासन की योजना है,
ठीक है, ये एक केंद्र शासन की योजना है। इस योजना का 70% तक जो खर्चा आता है केंद्र सरकार देता है और 30% राज्यों को देना पड़ता है। क्लियर है? और राष्ट्रीय नम भूमि कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। राष्ट्रीय नम भूमि कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। नम भूमि से संबंधित एक छोटा सा टॉपिक एक साथ अलग करवा देंगे, ठीक है। रामसर सम्मेलन ये सब वाला जो है उसको एक बार अलग से लिख लेंगे, ठीक है। यहां तक आप इतना ही लिख लो। क्लियर है? यहां तक आप इतना ही लिख लो, ठीक है। हम बहुत लंबा क्लास आज नहीं लेंगे, छोटी छोटी टॉपिक्स को खत्म कर देंगे। क्लियर है? तो हमारा मृदा प्रदूषण हो गया, समुद्री जल प्रदूषण हो गया। अब हम तुरंत आते हैं रेडियो एक्टिव प्रदूषण। रेडियो एक्टिव प्रदूषण अब एक्चुअली क्या होता है? अब क्या होता है, मेन क्या है, हमारा जो पूरा पृथ्वी है उसके गर्भ में क्या है, बहुत से धातु क्या है, बहुमूल्य धातु छुपे हुए हैं, ठीक है। पृथ्वी के गर्भ में बहुत सारे बहुमूल्य धातु छुपे हुए हैं, ठीक है, बहुत से तत्व छुपे हुए हैं। तो उन्हीं में क्या है, थोरियम, यूरेनियम, ठीक है, प्लूटोनियम, थोरियम, यूरेनियम, प्लूटोनियम, ये सब भी हैं। तो ये नेचुरल तरीके से भी कई बार क्या है, सूर्य के प्रकाश के उसमें डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से क्या होते हैं, कुछ ऐसे विकिरण छोड़ते रहते हैं, बट वो उतना ज़्यादा खतरनाक नहीं है। लेकिन ये जो हम नाभिकीय रिएक्टर बनाते हैं, नाभिकीय रिएक्टर में हम जिन तत्वों को यूज़ करते हैं, यूरेनियम को, ठीक है, यूरेनियम, प्लूटोनियम को जो हम नाभिकीय रिएक्टर में जब यूज़ करते हैं तो ये क्या होते हैं, कुछ अपशिष्ट जो रहते हैं उनके पानी में या इधर उधर वो कर देते हैं और पूरी तरह से उसको क्या है, एकदम से आइसोलेट नहीं कर पाते हैं। कुछ ना कुछ क्या है, विकिरण की मात्राएं बाहर निकलते रहती है। तो कहीं ना कहीं ये इसको क्या करती है, रेडियो एक्टिव प्रदूषण फैलाती है। नाभिकीय प्रयोग, ठीक है, नाभिकीय प्रयोग भी जो है क्या करते हैं, रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन को बढ़ाते हैं। साथ ही के साथ क्या है, औषधि विज्ञान के क्षेत्र में भी कुछ रेडियो एक्टिव तत्वों का यूज़ किया जाता है, जैसे कोबाल्ट 60 वगैरह जो है कैंसर के उपचार में प्रयोग किया जाता है। हम कार्बन C14 करके एक आपने कहीं पढ़ा होगा, ये एक्चुअली रेडियो डेटिंग तत्व है। कार्बन C14 मतलब कार्बन C14 एक रेडियो डेटिंग तत्व है। इससे हम क्या करते हैं, कौन सी वस्तु कितने साल पुरानी है उसको हम क्या करते हैं, धीरे धीरे उसका पता करते हैं उस डेटिंग के थ्रू, ठीक है। तो ये सब जो रेडियो एक्टिव तत्व हम साइंस में यूज करते हैं, विज्ञान में, औषधि में, ये सब कहीं ना कहीं ये भी क्या करती हैं, रेडियो एक्टिव तत्व को क्या करती हैं, रिलीज करती हैं, छोड़ती हैं, और ये भी हमें क्या है, प्रदूषण का कारण बन जाता है। अब क्या हो गया, कहीं पे परमाणु बम फूटा, फॉर एग्जाम्पल जैसे हिरोशिमा और नागासाकी में बम फोड़ा गया था, तो क्या हो गया था, वहाँ पे इतना ज़्यादा इसका इफेक्ट रहा कि आज तक के हम उसका इफेक्ट देख सकते हैं। मतलब हिरोशिमा और नागासाकी में जो बम गिरा था, क्लियर है, उसका इफेक्ट आज तक भी देख सकते हैं। वहाँ पे मतलब जो प्योर जिस एरिया में गिरा था वहाँ पे ऐसा बोलते हैं कि अभी भी मतलब कुछ विकृति है, डिसेज है, लोग ऐसे ऐसे धीरे धीरे परेशान हैं, ऐसे टाइप का था, ठीक है। तो नाभिकीय वो जो था, फिर उसके बाद रेडियो एक्टिव तत्व क्या होता है, बहुत से जो मैंने बताया गर्भ में छुपे हुए हैं, तो क्या करता है, उत्खनन जब उनका करते हैं तो वो उत्खनन से बाहर आते हैं, निकालते हैं, तो उसमें भी क्या होता है, रेडियो एक्टिव कई बार क्या है, एक्टिव रहते हैं, थोड़े से वो रहते हैं। और इसमें ही एक नोट पॉइंट डाल के लिख लेना, ये स्वयं में प्रदूषण का कारण कारक सभी हैं, मतलब ये प्राथमिक द्वितीयक सभी प्रदूषण का कार्य कर सकते हैं। क्लियर है? इसमें लिख लेना, ये प्रदूषण के कारक भी हैं और स्वयं में प्रदूषण भी है, प्रदूषण के कारक भी हैं और स्वयं में प्रदूषण भी है। क्लियर है? यहां तक हो गया। अब उसके बाद लिख लो ठोस अपशिष्ट। अच्छा हाँ सॉरी, ऊपर रेडियो एक्टिव उसमें लिख लेना, इसके मापन की जो इकाई है उसको हम रोंटजन कहते हैं, रोंटजन कहते हैं, शॉर्ट में इसको रैम भी कहते हैं, रैम भी कहते हैं। अब कोई इसको मैच मत करना कि ये कंप्यूटर वाला रैम है क्या, बिल्कुल भी नहीं, कंप्यूटर वाला रैम बिल्कुल भी नहीं है ये, है ना। रोंटजन जो है क्या है, रेडियो एक्टिव तत्व जो है उसको मापन की क्या है, यूनिट है, इकाई है, इसको शॉर्ट में रैंप कहते हैं, इसको शॉर्ट में रैंप कहते हैं, ठीक है। जब हम एक्सरे करवाते हैं, डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, तो एक्सरे में लगभग 5 से 6 रैंप, 5 से 6 रैम करके जो है रेडियो एक्टिव तत्व क्या है, रिलीज होता है, ठीक है। रेडियो एक्टिव विकिरण जो है रिलीज होता है, तत्व नहीं, रेडियो एक्टिव विकिरण क्या है, रिलीज होता है।
और लगभग 18 से 20 रैम तक के, मतलब ऐसा है कि चलो खतरा नहीं है, 18 से 20 तक के ओके फाइन, वहां तक के मतलब मानव में उतना प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, इसीलिए एक्सरे करवाते हैं, तो ऐसा नहीं कि एक्सरे से आने के बाद हम और बीमार हो जाते हैं, रेडियो एक्टिव के उसमें आ गए हैं, ठीक है, विकिरण के उसमें आ गए हैं। क्लियर है यहां तक? उसके बाद अब लिखो ठोस अपशिष्ट प्रबंधन। अब ठोस अपशिष्ट क्या है? हमने बहुत सारे सामान खरीदे, ठीक है, कुछ कुछ क्या किए हमने, धीरे धीरे उसको यूज़ किए, हमने अपने घर में, अपने काम में, हमने अपने इकोनॉमिकल नीड्स में, हमने सब जगह उसको क्या किया, काम किया। अब एक टाइम के बाद क्या होता है, वो काम नहीं आ रहा है हमारे, ठीक है, मतलब वो हमें आर्थिक सहायता नहीं कर रहा है, या अब हमारे लिए यूज़फुल नहीं रह गया, तो अब हमारे लिए वो क्या हो गया, हमारे लिए क्या हो गया, वो कचरा, उसको कहीं फेंकना है, तो ये क्या हो गया है, ठोस अपशिष्ट, जो हम हमारे अब आर्थिक काम नहीं आता, किसी टाइम पे काम आता था, तो ये अपशिष्ट जो है आज की सबसे बड़ी समस्या बन गई है, जिसका आर्थिक उपयोग हम नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा, अभी हमारी टेंडेंसी ऐसी हो गई है ना, हम जैसे जैसे ग्रो करते जा रहे हैं, हम यूज एंड थ्रो वाले उसमें आ गए हैं, मतलब हमने 2 रुपए की पेन ली, यूज की, फेंक दी, ठीक है, हमने 20 रुपए का पन्नी का पैकेट लिया, 5 लोगों को उसमें खाना भर के बांट दिया, फेंक दिया, ठीक है, तो ये सब जो ठोस अपशिष्ट है ना, ये धीरे 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 क्या होते जा रहे हैं, बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, इसका हम आर्थिक उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, और दूसरा क्या है, हमारे बीच में अब ये प्रवृत्ति बढ़ गई है यूज एंड थ्रो वाली। जैसे आप खुद देखो, आज से 10 साल पहले का जमाना क्या था, हम पेन खरीदते थे, जब पेन खत्म हो जाती थी तो हम दुकान वाले भैया के पास रिफिल लेने जाते थे, लेकिन अब के जमाने में क्या है, पेन खत्म हुई, फेंक दो, दूसरी पेन ले लिए, मैक्सिमम लोग करते हैं, दूसरी पेन ले लिए, खत्म। तो ये यूज एंड थ्रो वाली टेंडेंसी जो उदाहरण मैं दिया हूं पेन वाला, तो ये क्या है, बढ़ गई है, जिसकी वजह से ठोस क्या है, अपशिष्ट बढ़ता जा रहा है। क्लियर है? उसके बाद क्या है, अब मैं थोड़ा सा एक छोटा सा आंकड़ों पे बात कर लेता हूं। 1947 की बात कर रहा हूं, यानी कि हमारा देश जब आजाद हुआ था, उस समय क्या था, 6 मिलियन टन क्या था, ठोस अपशिष्ट मिला था, लगभग पूरा 6 मिलियन टन मिला था, और वर्तमान स्थिति में आए, आंकड़ा 2020 का है, लगभग 68.5 से ज्यादा मिलियन टन अपशिष्ट निकल रहा है। सोचो आप, मतलब लगभग 11 से 12 गुना। समझ में आ रहा है? तो देखो ठोस अपशिष्ट कितना ज्यादा बढ़ते जा रहा है। अब ठोस अपशिष्ट अब जिस हिसाब से बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो उसका मैनेजमेंट तो जरूरी है भाई, क्योंकि एक टाइम के बाद उसको कहीं ना कहीं तो प्रबंधन करना पड़ेगा उसका। क्लियर है? तो उसके प्रबंधन के लिए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम अप्रैल 2016 में लाया गया। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम अप्रैल 2016 में लाया गया, ठीक है, अप्रैल 2016 में लाया गया। और उसके बाद क्या है, एक फिर धीरे धीरे क्या हुआ, नगर निगम ये सबको जागरूक किया गया कि भैया आप अपने अपने स्टेट लेवल पे, अपने अपने लेवल पे क्या करो, कार्यक्रम चलाओ, ये करो। तो फिर क्या आया, सूखा कचरा अलग रखो, गीला कचरा अलग रखो, सूखा कचरा गीला कचरा का कॉन्सेप्ट आया। फिर उसके बाद एक नया कॉन्सेप्ट आया, जैव निम्नीकृत और जैव अनिम्नीकृत। अब सर ये क्या है निम्नीकृत और अनिम्नीकृत, मतलब क्या होता है, ये जो ठोस अपशिष्ट है इनको क्या किया जाता है, अलग अलग किया जाता है। फिर ये देखा जाता है कि कौन सा जो है ट्रीटमेंट किया जा सकता है, किसको मतलब आराम से ट्रीटमेंट करके रीयूज किया जा सकता है, और कौन सा ऐसा है जो मतलब नहीं किया जा सकता। तो जैव निम्नीकृत में जैसे सीवेज का पानी गंदा, ये वो, इसको हम प्यूरिफाई कर सकते हैं, या छोटे मोटे घरेलू वो कुछ निकल रहे हैं अपशिष्ट, ये वो, उसको हम क्या कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं, उसको सही कर लेते हैं। तो जैव निम्नीकरण में क्या रहता है, छोटे छोटे जीव जो हैं इनको क्या करते हैं, प्यूरिफाई कर देते हैं। जैव अनिम्नीकरण वाले पदार्थ कौन से हैं, जैसे मान के चलो प्लास्टिक, अपशिष्ट कौन से हैं, प्लास्टिक। अब प्लास्टिक का तो कुछ हो ही नहीं सकता, जीव जंतु भी खाएंगे तो वो भी बीमार हो जाएंगे, छोटे छोटे बैक्टीरिया भी उसको कहाँ खत्म, तो प्लास्टिक जो है खत्म नहीं होता है, ठीक है। तो इस वजह से अजैव निम्नीकरण में क्या किया, रखा गया, प्लास्टिक को रखा गया, कांच के टुकड़े प्लास्टिक। अब ठीक है, अब फिर एक ई कचरा नियम भी आ गया, इसको हम इसके आगे का आराम से पढ़ेंगे। यहां पे एक और चीज देख लेना, हमने फिर क्या किया, एक नई ई कचरा नियम वाला आराम से पढ़ेंगे। तो यहाँ पे नया चीज देखे हमने, 3R और 4R लेके आए, ठीक है, 3R और 4R, ठीक है, 3R और 4R,
ठीक है, 3R और 4R। 3R बोलेगा तो आप लिखोगे रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। रिड्यूस, रिड्यूस का मतलब क्या है, आप अपशिष्टों को निकालना कम करें, रिड्यूस करें, ठीक है, रिड्यूस हो गया। उसके बाद क्या हो गया, रिड्यूस के बाद फिर हुआ रीयूज। अगर कोई ऐसा सामान है जो रीयूज हो सकता है तो भैया आप उसको फेंको मत, आप उसको रीयूज कर लो। और तीसरा क्या है, तीसरा हमारा था रिसाइकल। अगर चलो मान के चलो फेंक ही दिए हो तो उस सामान को हम क्या करेंगे, रिसाइकल करने की कोशिश करेंगे। तो ये क्या हो गया 3R। जब मैं 4R की बात करूंगा तो शुरू के तीनों पॉइंट सेम रहेंगे, फिर से सुन लो। फर्स्ट R मतलब रीयूज, दूसरा R मतलब क्या, फर्स्ट R मतलब रिड्यूस, रिड्यूस मतलब कम करना। सेकंड R का मतलब हो गया था रीयूज, मतलब पुनः प्रयोग करना। थर्ड R का मतलब था क्या था, रिसाइकल, मतलब पुनः चक्रण कर लो उसको, फिर से उपयोग में उसका कुछ नया चीज बना के ले आओ। और चौथा था रिकवर, मतलब अगर कुछ नहीं कर सकते हैं तो उससे कैसे रिकवर करें, उसको कैसे ट्रीटमेंट करें, ये सबको क्या करें। तो ये चौथा आर जुड़ गया है रिकवर वाला। क्लियर है, यहां तक के किसी को कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अगली कक्षा में हम क्या करेंगे, ई अपशिष्ट उद्योग, उसके निस्तारण संरक्षण को पढ़ेंगे, आपदा को पढ़ेंगे, आपदा प्रबंधन पढ़ेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद सेंसेक्स भी है जो पर्यावरण से जुड़ा हुआ है। सेंसेक्स मतलब हम जो जनगणना वाला है, तो जनगणना वाले पोर्शन को छोड़ देंगे क्योंकि उसको इकोनॉमिक्स में भावेश सर पढ़ाएंगे। क्लियर है, तो अभी तक की क्लास में अगर कोई डाउट रहेगा तो आप मैसेज की उसमें नीचे में आप लिख देना, उसको अगली कक्षा में क्या करेंगे, डिस्कस कर लेंगे और आपको आराम से समझा देंगे। ठीक है, आज मैं आपको फिर से रिकॉल करा दे रहा हूं, आज केवल एक कक्षा होगी और इस वीक में हमारे ये पूरा जो संस्था बना हुआ है ऑफलाइन वाला, उसका कुछ मरम्मत, एसी फिटिंग और स्मार्ट जो बोर्ड है, स्मार्ट क्लास वगैरह ये सब है ना, पैनल वगैरह वो सब लगेगा अभी इस पूरे वीक में। तो कम से कम 2-3 दिन ऐसा रहेगा। तो मान के चलो ऐसा होगा कि हर दिन अभी एक एक क्लास आएगी, ठीक है, एक एक कक्षा ही आप लोगों को क्या की जाएगी, डिलीवर्ड की जाएगी। तो इस चीज़ को ध्यान रखो, अगले हफ्ते से फिर हमारी रोज़ 2 क्लास होगी, ठीक है। तब तक के लिए सभी को शुभ रात्रि, मिलते हैं अगली कक्षा में।